Hello everyone. I welcome you all in the new series of the agricultural sciences that is rainfed agriculture and watershed management. आज की इस डिस्कशन की श्रृंखला में हम अध्ययन करेंगे रेनफेड एग्रीकल्चर की इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। तो रेनफेड एग्रीकल्चर और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जनरली ये कॉन्सेप्ट अगर जनरली बोला जाता है तो एक जैसा काउंट करते हैं, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो रेनफेड एग्रीकल्चर और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा अंतर है। वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर है, वो मेथड ऑफ फार्मिंग के आधार पे है, वो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड के आधार पे है, अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के आधार पर होता है। तो इस सारे रेनफेड एग्रीकल्चर को हम तीन मुख्य भागों में बांटते हैं। ड्राई फार्मिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, ड्राई फार्मिंग यानी ऐसी जगह जहां पर रेनफॉल बहुत कम होता है। जब रेनफॉल कम होगा तो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कम हो जाएगा। इसका मतलब वो पूरा का पूरा एरिया एरिड रीजन की तरह काउंट होगा, जहां पर पूरे साल फसल उत्पादन के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सोयल मॉइस्चर नहीं होगा। तो ड्राई फार्मिंग उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड 75 से 80 दिन के आसपास होता है, और ऐसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है जिसके कारण वो 75 दिन से 80 दिन के बीच में फसल के लिए अवेलेबल रहे मॉइस्चर। तो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस पर बहुत जोर रहता है, क्योंकि इंटेंसिटी इस रेनफॉल की बहुत तेज होती है, थोड़े समय में होती है। तो उसी समय क्योंकि सैंडी एरियाज होती हैं, पोर स्पेस बड़ा होता है, तो लीचिंग होने के चांसेस रहते हैं, वेजिटेशन कम होती है, तो मॉइस्चर के इवापोरेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वो एक क्रॉप भी अगर हमें वहां से सक्सेसफुल लेनी है तो हमें उसके अंदर मॉइस्चर कंजर्वेशन की सारी प्रैक्टिसेज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जो उस क्षेत्र के लिए वाइबल होती है। तो इसका मतलब ड्राई फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहां पर 750 mm से कम बारिश होती है, थोड़े समय में होती है, हाई इंटेंसिटी होती है बारिश की, और जब हाई इंटेंसिटी होती है थोड़े समय में होती है तो वाटर की स्ट्रेस आ जाती है क्रॉप के ग्रोइंग लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड में, और क्रॉप फेलियर के चांसेस इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग वो होती है जहां पर लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ के में जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो 750 mm से 1150 mm के बीच होती है, और 80 दिन से लेकर 120-25 दिन तक का लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड रहता है। तो ये पीरियड बहुत लंबा होता है। तो ऐसे पीरियड में हमें मॉइस्चर कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि क्रॉप की किसी भी स्टेज पे हमें मॉइस्चर की कमी वहाँ क्रॉप को ना होने दे। लेकिन जो सोयल्स वर्टिसोल्स या जिसको ब्लैक सोइल्स कहते हो, इसका मतलब जहां पर 750 से लेकर 1150 mm तक की बारिश होगी और सोयल ब्लैक सोइल्स होंगी, तो इसका मतलब वहां पोर स्पेस जो ज्यादातर हिस्सा होगा वो माइक्रोपोर्स का होगा, यानी ज्यादा तेज बारिश होगी, कम समय में बारिश होगी, तो जमीन उस पानी को अवशोषित नहीं कर पाती, इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा जमीन के अंदर, तो वाटर लॉगिंग की कंडीशंस हो जाती हैं। तो ऐसी जगह पे एडुकेट ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है। बाकी आप मुझे मॉइस्चर कंजर्वेशन केवल वर्टिसोल्स को छोड़ देते हैं, तो केवल मॉइस्चर कंजर्वेशन आप करते हो तो क्रॉप यहाँ पर आप आसानी से ले सकते हो, और क्रॉप फेलियर के चांसेस ड्राई फार्मिंग की अपेक्षा इसमें बहुत कम होते हैं। थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन है वो है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग वो होती है जहां पर एनुअल रेनफॉल 1150 mm से ज्यादा जाता है। इसका मतलब अवेलेबल वाटर की कमी नहीं है। कमी कब होती है? जब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, उसको क्रॉप को मॉइस्चर स्ट्रेस झेलना पड़ता है अपने सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक के पीरियड के बीच में कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब जब इतना सारा पानी हमारे पास अवेलेबल है 1150 mm से ज्यादा, तो हमारे पास एक जो प्रक्रिया मॉइस्चर कंजर्वेशन की करने की जरूरत होती है वो है सेफ डिस्पोजल। ड्रेनेज अच्छा होगा तो हम रेनफेड फार्मिंग को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। और 120 दिन से ज्यादा जहां लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है, क्रॉप फेलियर के चांसेस कम से कम होते हैं। तो अगर हम पहले दोनों फार्मिंग पे जाते हैं, ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग, वहां पर विंड इरोजन ज्यादा होता है, और रेन फेड फार्मिंग में
वाटर इरोजन ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कम समय में होती है, जमीन अवशोषित नहीं कर पाती, तो पानी जमीन के ऊपर खड़ा हो जाता है और ऊपर की परत को वो बहा के ले जाता है, जिसके कारण वाटर इरोजन की जो संभावनाएं होती हैं वो रेनफेड एग्रीकल्चर में ज्यादा होती है। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। हम जानते हैं ज्यादातर जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुए हैं राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में, तो वो ज्यादातर नहरों के आसपास हुए हैं, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है, उस जगह पे हुए हैं। अब उस जगह पे साल दर साल फसल होती गई, इंटेंसिव कल्टीवेशन, हाई यील्डिंग वैरायटीज, सारे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज सारे उसी जमीन पर आजमाए गए। तो क्या हुआ, वो जमीन धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती गई, न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट होते चले गए, जमीन के अंदर से पानी लेके अंदर सैलिनिटी अल्कलिनिटी के चांसेस बढ़ते चले गए, कहीं कहीं वाटर लॉगिंग बढ़ती चली गई, वाटर टेबल राइज हो गई, कहीं वाटर टेबल बहुत नीचे चली गई। तो इसका मतलब हम इरिगेटेड एरिया की जो लैंड है उसके ऊपर हम एक प्लेटो पे पहुंच गए हैं, कि उसके ऊपर बड़ा आप सीधा समझो कि सीधी यील्ड बढ़ा दे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन भी कम है। अब हमें अगर एवरग्रीन रिवोल्यूशन को तरफ जाना है, कि इंडिया में हर आदमी को पोषक तत्व भरा भोजन मिले, फूडर अच्छा मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ड्राई लैंड्स हैं या ग्रे एरियाज हैं, इनके अंदर ऐसे इनोवेशंस करनी पड़ेंगे, ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू करने पड़ेंगे, जिससे कि इस एरिया के अंदर कल्टीवेशन अच्छी तरीके से किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी अगर रेनफेड एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जो 70% रूरल लाइवलीहुड है, उनकी आजीविका है, वो उस जगह के क्रॉप के सक्सेस और फेलियर पर निर्भर आज भी करते हैं। टोटल कल्टीवेटेड एरिया का लगभग 50% एरिया है जो रेनफेड एग्रीकल्चर में आता है। 40% ह्यूमन पॉपुलेशन और 60% जो लाइव की पॉपुलेशन है, कि कैटल है, पशुधन है, वो इसी जमीन पर के सहारे जिंदा रहता है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें प्रोडक्शन में, तो 42% जो टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो केवल रेनफेड एरिया से आता है। 75% ऑयल सीड, 90% पल्सेज और 70% कॉटन भी इसी रेनफेड एरिया से हमारे भारत को मिलती है। अगर सोरगम, ग्राउंड नट, पल्सेज की बात करें तो 90%, और मेज और चिकपी की बात करें तो लगभग 82%, और ऑयल सीड क्रॉप की बात करें जिसमें रेपसीड और मस्टर्ड आता है तो लगभग 65% इसी रेनफेड एरिया से आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेनफेड एग्रीकल्चर की बहुत कम अहमियत है, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्शन और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रेनफेड एग्रीकल्चर से जाता है। लेकिन इसमें संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि अब भी ये बहुत सा एरिया ऐसा है जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू से बहुत अछूता है और इरिगेशन की फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है। अब उसके बात करें कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कोर के साथ साथ और बहुत सी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ कैटल्स बहुत हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकती है, हॉर्टिकल्चर हो सकती है, एग्रीसिल्वी पास्चर हो सकती है, ऐसे सिस्टम जिसमें हम एग्रीकल्चर भी, प्लांट्स भी, फॉरेस्ट भी, फ्रूट्स भी, ये सारे एक साथ लेके जा सकते हैं, जिससे वहाँ रहने वाले पशुधन का भी भरण पोषण हो सके और लोग जो वहाँ रहते हैं उनको साल भर आजीविका कमाने का मौका मिल सके। अब बात करते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में वो कौन से इवेंट्स हैं जिसने रेनफेड एग्रीकल्चर की दशा बदलने में काम किया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आजादी से पहले ये चीज समझ में आ गई थी, अंग्रेजों के टाइम में भी, कि जो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि वहां से क्वालिटी फूड मिलता है। तो 1920 में पहले स्कैर्सिटी ट्रैक डेवलपमेंट एक प्रोग्राम शुरू किया गया रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर से। उसके बाद 1923 में ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई। 10 साल बाद रिसर्च स्टेशन ड्राई लैंड का वो बीजापुर और सोलापुर में बना। उसके बाद रिसर्च स्टेशन 1934 और 35 में, इवन हरियाणा में भी रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ रोहतक के अंदर 1935 में। और इस तरह से धीरे धीरे साल दर साल और जैसे जैसे समय की नीड बढ़ती गई, वैसे वैसे बहुत से इंस्टीट्यूट और रिसर्च स्टेशन का डेवलपमेंट हुआ। 1953 में सोयल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना हुई। 1955 में ड्राई फार्मिंग डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स स्टार्टेड किए गए। 1970 में 23 रिसर्च स्टेशन जो है वो एस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद 1972 में इक्रिसेट की स्थापना हुई। 1976 में ड्राई लैंड ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आए गए। कृषि विज्ञान केंद्र जो केवीके है वो हयात नगर में बनाया गया 1973 में।
उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ कि पहली बार 47 मॉडल वाटर शेड के अंडर आईसीआर स्टार्ट किए गए। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ड्राई लैंड डेवलपमेंट बोर्ड का कर्नाटका में हुआ, और उस कर्नाटका में करने के बाद वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस भी मिली हमें वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की स्टार्ट करने के लिए 4 स्टेट में। और उसके बाद 1900 हाँ जो 85 है उसमें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई। और 1986 में तक आते आते हमारे पास ये जो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं रेनफेड एग्रीकल्चर के, वो 15 स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर का में हिस्सा है वो रेनफेड एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा है, और शुरू से लेकर अब तक बहुत से ऐसे काम किए गए जो रेनफेड एग्रीकल्चर की गुणवत्ता, उसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन, लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए कार्य किए गए। धन्यवाद। आप रेनफेड एग्रीकल्चर और वाटर शेड मैनेजमेंट की श्रृंखला में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।